हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एशियन ग्रेनाइटो के रिजल्ट्स आए हैं। इससे पहले कि काफ़ी सारे जो अपने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो फैमिली है, ये लगातार पूछना शुरू करें कि विवेक भाई रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या करना चाहिए। मैंने सोचा एक बार एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए तो ये अच्छा रहेगा। और कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि एक क्लैरिटी सबको मिल जाएगी, क्योंकि इन रिजल्ट्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न है सभी को। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर 2 करोड़ रुपीस का लॉस शो किया गया है रिजल्ट्स में। अगर हम रिजल्ट्स की बात करने लगे, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएँ जून क्वार्टर में, तो हम यहाँ पर अगर देखें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो जनरली सब लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपीस का लॉस है। नाउ 2 करोड़ रुपीस का लॉस कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में है। लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करने लगे, तो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में यहाँ पर 7.34 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड 7.34 करोड़ का प्रॉफिट अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो लास्ट ईयर के सेम जून क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करने लगे, तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में स्टैंड अलोन नंबर्स वर 6.96 करोड़, और जो रेवेन्यू थी दैट वाज 237 करोड़। नाउ रेवेन्यू हैज इंक्रीज टू 263 करोड़। तो अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने लगे रेवेन्यू को, तो यहाँ पर नंबर्स हमारे बेटर आए हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है। एंड जो नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, देयर इज नो चेंज एज सच। तो अगर कंसोलिडेशन में हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है, ऑफ कोर्स जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को नहीं देखते, जहां पर हमारी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। दैट इज फाइन, दैट इज फेयर, और हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ही देखना चाहिए। अब अगर हम कंसोलिडेटेड को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें लॉस नजर आता है। तो ये मेरा कहना कि स्टैंड अलोन में तो हमारा नेट प्रॉफिट सेम आया है, कंसोलिडेटेड में तो लेकिन कम आया है। और अगर कंसोलिडेटेड में यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम आया है, तो मुझे इस रिजल्ट्स को बेकार कहना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम कंक्लूजन पर पहुंचे, कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है, वो तब होती हैं। तो जून क्वार्टर में अगर हम वैसे कंसोलिडेटेड लेवल पर भी देखने लगे, जो रेवेन्यू थी 272 करोड़, दैट हैज इंक्रीज टू 310 करोड़। तो यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। जब रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, तो बिजनेस डाउन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात को समझने के लिए। तो जब यहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट है। अभी मार्जिन का इंपैक्ट है या किसी चीज और चीज का इंपैक्ट है, इस चीज को समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले एक बार वापस से मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं दैट हैज इंक्रीज, तो उसमें कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। 10 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 9.58 करोड़ का अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। एंड नेट प्रॉफिट 6.96 था, जो 7.34 है। ये इंटरेस्ट सॉरी टैक्स के रेट के वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। नाउ जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात आती है, तो इसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट्स यानी कि जो मेन कंपनी है और जो इसकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, सब्सिडरीज कंपनीज के रिजल्ट्स को मेन कंपनीज के रिजल्ट्स के साथ जब क्लब करके दिखाया जाता है, तो वहां पर टोटल नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर दिखाई जाती है, उसी में उसकी रेवेन्यू भी ऐड की जाती है। अब एक बात समझने वाली है कि जब हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखते हैं, तो 263 करोड़ की रेवेन्यू है, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं तो 310 करोड़ की यहां पर रेवेन्यू है। यानी कि जो टोटल सेल्स है सब्सिडरी कंपनीज की, वो सिर्फ और सिर्फ 47 करोड़ रुपीस है। 47 कैसे है? कंसोलिडेटेड 310 है, एंड स्टैंड अलोन यहाँ पर 263 है। स्टैंड अलोन 263 एग्जैक्टली। तो 47 करोड़ की यहाँ पर सब्सिडरी कंपनीज की रेवेन्यू है। तो वो कुछ मीनिंगफुल नहीं है बहुत ज्यादा। अब हम अगर रिजल्ट्स में एक बार डिटेल में जाएं, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, क्योंकि जो पीडीएफ अपलोड की गई है बीएससी की वेबसाइट पर, वो भी ऐसी ही है। मैंने उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है, जिससे रीडेबिलिटी थोड़ी सी हो सके। तो रीडेबिलिटी है, मैं रीड करके भी आपको बताता हूं। ड्यूरिंग द ईयर subsidiary company Amazon Ceramics Limited have been further allotted 76 lakh equity shares of 10 rupees each, यानी कि 7.6 करोड़ रुपीस के, इन ग्रेसर्ट सिरेमिका प्राइवेट लिमिटेड Voltiles Manufacturing along with other shareholders proportionately. However, till June 30th 2022, यानी कि
जिस डेट तक के रिजल्ट्स हैं सेम क्वार्टर के, कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड एनी कमर्शियल ऑपरेशन। तो यहां ये बात समझने वाली है कि जो सब्सिडरी कंपनी है, दिस पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी, इसका कमर्शियल ऑपरेशन अभी तक कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, फैक्ट्रीज स्टार्ट नहीं हुई है, हैंस देयर इज नॉमिनल इंपैक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इसका नॉमिनल इंपैक्ट है। नॉमिनल इंपैक्ट आता कैसे है कि सपोज हमने कोई कंपनी स्टार्ट की, कंपनी मैन्युफैक्चर करना, कंपनी में एक नई फैक्ट्री लगाना शुरू किया, उस नई फैक्ट्री को लगाने में हमने फैक्ट्री लगा भी दी और उसको हमने फिक्स्ड एसेट्स में भी ले गए CWIP से, लेकिन कंपनी ने अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी ने ऑपरेशन शुरू किया या नहीं किया। यहाँ हम सब्सिडरी कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो न्यू फैक्ट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऑपरेशन शुरू हुआ या नहीं हुआ। अकाउंटिंग को इस बात से मतलब होता है कि वो ऑपरेशन शुरू करने लायक हुई या नहीं हुई। तो हमेशा जब कंपनी की कोई फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री तैयार हो चुकी होती है ऑपरेशन के लिए, तो उसके बाद भी ऑपरेशन शुरू होने में कई बार एक डिले होता है और वो नॉर्मल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई घर बनाना शुरू किया, हमने वो घर बना दिया, घर रेडी हो गया, लेकिन मूव करने में अभी थोड़ा सा 2-3-4 मंथ्स का टाइम लग रहा है। तो इसी तरह की चीजें फैक्ट्रीज में भी होती हैं। फैक्ट्रीज तैयार हो गई, काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं किया। तो जो ये बीच का पीरियड है, जिस पीरियड में काम करना शुरू तो कर सकते हैं लेकिन शुरू नहीं किया, इस बीच के जो खर्चे हैं वो खर्चे होने शुरू हो जाते हैं और वो खर्चे कभी भी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट नहीं बनते, बल्कि वो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट बन जाते हैं। वो हमारे खर्चों में तो आ गए। तो इस तरह की जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनका ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, जहां पर प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, वो खर्चों का तो पार्ट बन गए, उनके खर्चे तो यहां पर क्लब होने शुरू हो गए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, लेकिन उनकी रेवेन्यू आनी शुरू नहीं हुई। और यही चीज इन्होंने यहां पर मेंशन भी की है, हेंस देयर इज ए नॉमिनल इंपैक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस। और यही एक रीजन है कि यहां पर जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर हम देखने लगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 6 करोड़ रुपीस का लॉस है, जबकि अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखें तो ये सेम नंबर्स हैं जो लास्ट ईयर आए थे और रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हुई है। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई नई फैक्ट्री लगनी शुरू होती है तो नई फैक्ट्री लगाने के लिए ऑफ कोर्स हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी ज्यादा चाहिए और वो HR डिपार्टमेंट में भी ज्यादा चाहिए, वो एडमिन में भी ज्यादा चाहिए और वो बाकी मैनेजमेंट में भी ज्यादा चाहिए। अब जो इन एम्प्लॉइज की सैलरी होती है, जनरली उस सैलरी को कोई भी कंपनी कैपिटलाइज नहीं करती, उसको फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट नहीं बनाती, जबकि जो खर्चे बिल्कुल साफ साफ नई फैक्ट्री के लिए होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज की सैलरी ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो चाय कॉफी का खर्चा हो, चाहे वो कन्वेंस एक्सपेंसेस हो, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। लेकिन जनरली कोई भी कंपनी उनको कैपिटलाइज नहीं करती और उनको नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बना देती है, जिससे जो करंट पीरियड है उसके ऊपर टैक्स को थोड़ा सा बचाया जा सके। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो कंपनीज, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स इनका ऑडिट करती हैं, वो इस चीज को क्यों बाइफरकेट नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है कि उस खर्चे को बाइफरकेट करना या सेग्रीगेट करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं होते, तो वहां पर जो CA फर्म ऑडिट कर रही होती है, जो ऑडिटर्स होते हैं, वो भी इस चीज को बाइफरकेट नहीं कर पाते। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ग्राउंड पर। तो इसी के चलते जब भी कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं करंट उस क्वार्टर्स में, जिस क्वार्टर में कंपनी एक्सपेंशन में है, जनरली वहां पर एक मार्जिन प्रेशर आता है, क्योंकि नई फैसिलिटीज, नई फैक्ट्रीज के भी कुछ छोटे से एक्सपेंसेस जो सेग्रीगेट करने पॉसिबल नहीं होते प्रैक्टिकली, वो यहां पर खर्चे में ऐड होने शुरू हो जाते हैं। और उन फैक्ट्रीज में क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उस वजह से वहां पर रेवेन्यू बढ़ती नहीं है। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है कि कंपनी में यहां पर
ऊपर लॉस आया है, दीज आर द पैथेटिक नंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, दीज आर एब्सोल्युटली फाइन नंबर्स। इवन अगर हम सिर्फ स्टैंड अलोन की वापस से बात करने लगे, मेरे हिसाब से यहां पर जो 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड आफ्टर टैक्स दिस इज 7 करोड़ 7.34 करोड़, जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसमें भी काफी सारे एक्सपेंसेस जो न्यू फैक्ट्रीज के लिए होंगे, न्यू कंपनीज के लिए होंगे, वो भी इसमें यहां पर अकाउंट फॉर हुए होंगे। अगर वो अकाउंट फॉर नहीं होते तो यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी जिस हिसाब से रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हुई है उसी हिसाब से इंक्रीज होते हुए नजर भी आती। तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब बात आती है कि इस कंपनी में कौन कौन सी नई कंपनीज बन रही हैं, तो हमने यहां पर सर्च किया। यहां हम सर्च कर सकते हैं और सर्च करके अगर हम यहां पर सब्सिडरी एक बार मेंशन करते हैं तो सब्सिडरी से रिलेटेड जितनी न्यूज है सारी आ जाएंगी। एक कंपनी इनकी इनकॉर्पोरेट हुई 7 फेब को, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 3 फेब को एंड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 13 जनवरी को। सो 13 जनवरी को जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसका नाम है एजीएल सरफेस प्राइवेट लिमिटेड, और 3 फेब को जो हुई उसका नाम है फ्यूचर सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड, और 7 फेब को जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसमें हम अंदर जाके डिटेल में देख सकते हैं, जो इसका नेम है दैट इज एजीएल सैनिटरी वेयर प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये सैनिटरी वेयर में भी कदम रख रहे हैं और यहां पर एक्सपेंशन होगा। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, जो कंपनी के ऊपर टैक्स से रिलेटेड जो रेड पड़ी थी, मींस एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर इनके ऊपर एक रेड डाली थी, उसमें एक इन्होंने क्लैरिफिकेशन साफ साफ दी है, और इस तरह की जब ये क्लैरिफिकेशन देते हैं तो झूठ नहीं होती, क्योंकि अदरवाइज ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है, झूठ बोलना हो जाता है। यहां साफ साफ लिखा है, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू द नोट 8 ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द सर्च ऑपरेशन कैरीड आउट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो सर्च ऑपरेशन यहां पर किया था मई 26 को, द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फॉर एनी डिमांड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी टैक्स की डिमांड नहीं आई है, तो यहां पर टैक्स चोरी का कोई भी केस नहीं है। तो ये भी यहां पर साफ साफ हो गया है। बहुत सारी खबरें बहुत तरीके से यहां पर होती हैं। अगर आपको याद हो तो हीरो मोटो कोर्ट में भी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर, इनकम टैक्स सर्च को लेकर इसी तरह की बात आई थी कि जिसमें मुंजाल साहब का भी साफ साफ नाम था कि उन्होंने कोई फार्म लैंड परचेज की और वहां पर कैश पकड़ा गया है। तो इस तरह की बातें आती रहती हैं। यहां ये क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राइट इश्यू को लेकर जितना भी इनके पास पैसा आया था उस पर इन्होंने साफ साफ बताया है, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड June 30th 2022 the company has received a proceeds of right issue to the tune of 422 crore rupees। और इस 422 करोड़ रुपीस को किस तरीके से यूज किया गया है यहां पर इन्होंने साफ साफ दिखाया है। फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट under the newly incorporated wholly owned subsidiary of the company is 250 crore rupees, and funding the working capital requirement of the proposed projects is 39 crore rupees, funding the capital expenditure for setting up of a display center 37 करोड़ रुपीस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 94 करोड़ रुपीस को यहां पर रखा गया है और इसको यूटिलाइज भी किया गया है। अब ये सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं। अब मुझे यहां पर ऐसा कुछ भी रॉन्ग नजर नहीं आता, क्योंकि स्टॉक प्राइस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। लेकिन अगर बिजनेस और फाइनेंशियल्स को देखा जाए देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज ही की है। दिसंबर क्वार्टर में 26.12% थी, that was increased to 29%, and June quarter में it has a little bit increased by 0.02% furthermore। अब हम अगर FIIs की बात करने लगे तो FIIs ने यहां पर लास्ट 2 क्वार्टर्स में 0.36 से 0.56 किया है एंड 0.89 किया है, लेकिन DIIs यहां से पूरी तरह से एग्जिट कर गए हैं। जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग थी 73.23 वो लेस होकर 73.02 हुई, फिर 70.45 हुई एंड 70.09 हुई। तो जनरल पब्लिक के पास यहां पर शेयर होल्डिंग कम हुई है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी इंपैक्ट यहां पर इस बात को शो करता है दैट प्रोमोटर्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट सेइंग
कि प्रमोटर्स के माइंड में क्या है, लेकिन नंबर्स देखकर जो हमें समझ में आता है, मैं उस सेंस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वैसे मैं इस बात को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैनी टाइम्स, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करने लगे, सेल्स में 169 करोड़ की जो सेल्स थी 2007 में, दैट इंक्रीज टू 2015। यहाँ पर 5 इयर्स के कंसोलिडेटेड नंबर्स नहीं है बीच के, लेकिन एक अच्छा खासा जंप नजर आता है। तो 708 के बाद 775, 846, 994, 1061, 1156, 1187, 1225, 1292, 1564 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ 1601। यानी कि जितने भी नंबर्स सेल्स के आज तक के अवेलेबल हैं, नॉट इवन ए सिंगल ईयर हैज बीन देयर जब इनकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई हो। तो मैं जब तक कॉर्पोरेट जॉब में था, वहां पर भी एक नोट हमेशा अपनी डेस्क पर लगाकर रखता था, दैट इन गॉड आई डू बिलीव, बट फॉर एवरीथिंग एल्स आई नीड नंबर्स, आई नीड डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि नंबर्स यहां पर अच्छे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज एवर इंक्रीजिंग, एंड नेट प्रॉफिट भी जो 20 करोड़ के आसपास का होता था, दैट वाज इंक्रीज अप टू 90 करोड़। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक बैलेंस शीट की बात करने लगे, तो बैलेंस शीट में भी जो कंपनी के अपने पैसे थे 14 प्लस 58 करोड़, दैट हैज बीन इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ नाउ, मींस 900 करोड़ प्लस। और जो बोरोइंग है, जो बोरोइंग 361 करोड़ तक पहुंच गई थी, वो डिक्रीज होते होते 199 करोड़ हो गई। तो 2019 से लेकर अब तक क्या हुआ है, अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए, कंपनी का जो अपना फंड था 30 प्लस 421 करोड़, 30 प्लस 421 करोड़ यानी कि 451 करोड़, ये इंक्रीज होकर 900 प्लस करोड़ हो गया है, यानी कि डबल हो गया है। और जो लोन था 340 करोड़, वो लेस होकर यहां पर 40% लेस हो गया है। तो यहां बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है, इवन दो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट जरूर है कि इन्होंने इक्विटी को डाइल्यूट किया है। लेकिन इक्विटी को डाइल्यूट करने का इंपैक्ट क्या है कि यहां ये नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, और बैलेंस शीट की जो हालत ऐसे में नई फैक्ट्रीज लगाने पर लोन्स लेने की वजह से जो डिटीरियरेट हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, वो बेकार नहीं हो रही है, वो यहां पर अच्छी हो रही है। तो मेरा कहना यहां पर क्या है, मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है, आई एम होल्डिंग ऑल द शेयर्स जो मैंने अभी तक बाय किए हुए हैं, एंड आई एम नॉट सेलिंग देम, बिकॉज जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स अपने आप में इस बात को बताते हैं कि जो मैनेजमेंट की इंटेंशन है, वो इंटेंशन कंपनी को डेट फ्री करके एक्सपेंशन करना है। वो इक्विटी में डाइल्यूशन करने को तैयार हैं, उनकी अपनी भी इक्विटी डाइल्यूट होती है, ऐसी बात नहीं है। जब भी राइट इश्यू आता है तो प्रोमोटर का भी इक्विटी डाइल्यूट होती है। लेकिन यहां पर इंपैक्ट क्या आ रहा है, इंपैक्ट यहां पर बड़ा साफ साफ आ रहा है कि कंपनी एक्सपेंड भी कर रही है, न्यू फैक्ट्रीज भी लगा रही है, और कंपनी के ऊपर जो लोन है वो भी कम हो रहा है। तो कंपनी यहां पर इक्विटी के रूप में फंड रेज करके ये सारे एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कंसिस्टेंटली यहां पर ग्रो करने का, और जो करंट क्वार्टर्स में नंबर्स आए हैं कंसोलिडेटेड में जो यहां पर थोड़ा सा लॉस है, उसका रीजन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ अगर हम एक बार टेक्निकल चार्ट्स की बात करने लगे, तो हाल फिलहाल में यहां पर टू इंपॉर्टेंट बेस बनाने के बाद में, नीचे आने के बाद में जो ये रेसिस्टेंस बना, यहां पर एक रेसिस्टेंस ये था, सेम लेवल पर रेसिस्टेंस बना, थोड़ा सा नीचे आया, और रेसिस्टेंस के बाद इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में एक और रेसिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि यहां पर ये सेम रेसिस्टेंस था अगर हम देखें, और यहां पर भी ये सेम रेसिस्टेंस था। नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव दैट। अब यहां पर एक और रेसिस्टेंस बन रहा है, और इस रेसिस्टेंस पर इसने रेसिस्टेंस फील किया है। आई एम अब यहां पर क्या करना चाहिए, सी आई एम ए बायर, आई एम ए होल्डर, और जैसे ही इसके नंबर्स और अच्छे आने शुरू होंगे, शायद आगे भी टेक्निकल बेसिस पे मैं बाय करूंगा। मैं इसको कब तक रखने वाला हूं, मैं किसी भी मूड में नहीं हूं इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर शेयर को जो इसका लाइफ टाइम हाई था उससे पहले बेचने के। अगर वहां तक पहुंचने में इसको 4, 5, 6 इयर्स भी लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है।
क्योंकि जब जब भी इसके राइट इश्यूज आए हैं, पहले भी इसको एवरेज किया था, उसके बाद जो सेकंड राइट इश्यू था मैंने उसमें एवरेज नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल में जब ये इस पर्टिकुलर डे को एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया था, तो यहां 41 के आसपास मैंने एवरेज किया था। मेरी जो एवरेज होल्डिंग प्राइस है दैट इज 73 रुपीज इन दिस स्टॉक। अच्छे खासे मेरे पास शेयर्स हैं। मैं यहां पर आपको बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, आपको सेल करने की भी सलाह नहीं दे रहा हूं। मैंने सारे नंबर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं और आपको रीजंस भी बताए हैं कि मैं इसको क्यों होल्ड कर रहा हूं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस स्टॉक में क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, बीइंग ए फैमिली मेंबर ऑफ दिस मिशन, कि हम सबको अच्छा इन्वेस्टर बनना है। यहां सेंटिमेंट्स पर नहीं जाना है, इमोशंस पर नहीं जाना है, या नंबर्स पे जाना है, नंबर्स को समझना है। दूसरी बात, जब मैं कोई चीज सिखाता हूं तो सारी चीजें माननी है। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं ये कि जब मैं कहता हूं एक स्टॉक में 5% से ज्यादा हमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 5% तक ही पैसे लगाए हैं वो लोग यहां पर परेशान नहीं है। जिन्होंने ज्यादा लगाए हैं वो ज्यादा परेशान है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे करो यार, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।